नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके सामने ले रहे हैं अपन, वो कम्प्लीटली रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का मॉडल पेपर है, जो अपन कम्प्लीटली आरआरबी ग्रुप डी पैटर्न पर लाए हैं। उसमें कम्प्लीटली 8वां मॉडल पेपर है, जिसमें अपन बात करने वाले हैं कम्प्लीटली 25 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन। और वो कम्प्लीटली जो क्वेश्चन हर चैप्टर से लिए गए हैं, मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं ग्रुप डी के अंदर, एनटीपीसी के अंदर, सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। एक एक टॉपिक का आप क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। तो आप जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी कर रखी है, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, अब ये देखना चाहते हैं कि सर एग्जाम के अंदर गणित के किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इस मॉडल पेपर को जरूर देखें दोस्तों। और पूरे चैप्टर की कंप्लीटली शानदार तरीकों के साथ तैयारी एक ही मॉडल पेपर के माध्यम से होने वाली दोस्तों। इस वीडियो का एंड तक देखिए, विदाउट स्किप के, बहुत मजा आने वाला है। शुरुआत करते हैं पर देखिए, पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वो प्रतिशत टॉपिक से भी है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखो सुनो। क्वेश्चन कहता है आपका, अगर लैंग्वेज की बात करें आपके साथ, तो लैंग्वेज को पढ़ के देखिए। तो लैंग्वेज कह रही है आपका 6 लीटर की चीनी के घोल में चीनी 4% है, 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, तो बचे घोल में चीनी की प्रतिशतता क्या होगी। ठीक है, आपको क्लियर बोला कि 6 लीटर चीनी के घोल में चीनी 4% है, 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, तो बचे घोल में चीनी की प्रतिशतता होगी। तो मिलाने से पहले कंडीशन और मिलाने के बाद की कंडीशन। मिलाने से पहले देखोगे चीनी 4%, देखो चीनी का प्रतिशत है, चीनी का प्रतिशत पूछा है, और मिला क्या रहा है बताओ, पानी मिला रहा है। इसका मतलब कुछ भी परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, बस एक ही बात याद रखनी है, मिलाने से पहले कंडीशन और मिलाने से बाद की कंडीशन दोनों बराबर कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह होगा आपका 6 का 4%, 6 का 4%। ठीक है, अब 1 लीटर पानी वाष्पीकृत कर रहे हैं, पहले 6 था, तो ये बोलोगे आप 6 - 1 का कितना परसेंट, ये एग्जैक्टली पता नहीं कितना परसेंट है, वो अपन निकाल देंगे। वाष्पीकृत करने का मतलब ये होता है, अब परसेंट से परसेंट काट दो दोनों साइड, 6 चौक 24 हो जाएगा, और 24 बराबर होगा ये 5x आपका। ये 5 लीटर गुणा कर देगा तो कितना होगा, 24/5, और 24/5 का 5 चौक 20, 4 से 4/5%। ये आ जाएगा आपके सामने बचे घोल में चीनी का प्रतिशत। तो बचे घोल में चीनी का प्रतिशत जो आप निकाल पा रहे हैं वो है 4 से 4/5%। बचे घोल में चीनी का प्रतिशत जो है आपका, वो 4 से 4/5% आपको देखने को मिलेगा। ये बचे घोल में चीनी का प्रतिशत है आपका, बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आप जो नोटिस कर रहे हैं वो आयु संबंधी प्रश्न है। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन में बोला नीलम, मयंक तथा समा की वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:3:5 हो जाता है। देखो ये जो दे रखा है ना, अनुपात में देता मैं x गुणा 4x, 3x और 5x, ये जो इनकी उम्र है ये 8 वर्ष बाद की उम्र है। कब की उम्र है ये, 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद की अगर हम बात करें तो इनकी आयु 4x, 3x और 5x है, ये 8 वर्ष बाद की है। लेकिन 8 वर्ष बाद से अगर हम बात करें आपके सामने वर्तमान की, वर्तमान माने के लिए 8 कम करना पड़ेगा आपको, तो इसकी आयु हो जाएगी 4x - 8, इसकी हो जाएगी 3x - 8, और इसकी हो जाएगी आपकी 5x - 8। ये हो गया 8 वर्ष बाद था, तो आपको वर्तमान में जाने के लिए वापस माइनस करना पड़ा। अब तीनों की वर्तमान आयु का योग दे रखा 70 ईयर्स। तो चलो एक काम करो, तीनों को जोड़ देते हैं। तीनों को जोड़ोगे 9 12x हो जाएगा, और 8 किया 24 हो जाएगा, और ये हो गया 72। 72 में जोड़ो 12, 24 जोड़ दो सॉरी, तो 12x बराबर 96 हो जाएगा, और 12 × 8 = 96, तो x बराबर हो गया आपका 8। अब क्या पूछा आपके से, तब मयंक तथा समा की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है। मयंक तथा समा की वर्तमान आयु में कितना अंतर है, तो मयंक और समय लास्ट वाले, और इनकी वर्तमान आयु में कितना अंतर है। अगर यहाँ अंतर है, जो अंतर तो यही करके देख लेते हैं अपन, इन दोनों में अंतर कर लेते हैं यहाँ पर। तो अंतर करोगे तो क्या करोगे, मयंक और समा की वर्तमान आयु में अंतर, अगर इसमें से इसकी उम्र घटाओगे आप, तो देखो क्या आ जाएगा, 5x - 3x मतलब 2x आ जाएगा। तो अंतर जो आ रहा है वो 2x आ रहा है। x का मान कितना आ रहा है आपका 8, तो x का मान 8 रख दो इसमें, और x का मान जैसे 8 रखोगे तो ये आ जाएगा 16 वर्ष। तो मयंक और समा की वर्तमान आयु में जो अंतर है वो 16 वर्ष का भी है। दोनों की वर्तमान आयु में जो अंतर आपको देखने को मिल रहा है वो 16 वर्ष है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज अच्छी है, क्वेश्चन बहुत प्यारा लिया अपन ने अकॉर्डिंग टू रेलवे। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी अपन ने देखी आपके सामने। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि A/B बराबर 7:9 है, और B/C एक ये दे रखा है आपको, वो दे रखा है 5:7। तो क्लियरली अपन ये लिख देते हैं अपन के सामने A/B/C। तो A/B का मान दे रखा है 7:9, और एक दे रखा है B/C, ये दे रखा है 5:7।
तो उल्टा एन बना के पहले तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल लेते हैं। तो ये उल्टा एन बना दिया अपन ने, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल लेते हैं। देखो 7 पंजे 35, 9 पंजे 45 और 9 सत्ते 63। ठीक है, अब ये कटने लायक संख्या होती तो काट लेते अपन, लेकिन नहीं कटना तो नहीं काटते। तो आपसे पूछा क्या देखो ए अनुपात सी, तो यहाँ से भी अपन ए अनुपात सी निकालेंगे 35 अनुपात 63, हाँ नहीं हो जाएगा 7 से काटो 7 पंजे 35 और 9 सत्ते 63। ठीक है, एग्जैक्टली जो आंसर निकल के आ रहा है आपका वो आ रहा है आपका 5 अनुपात 9, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन नंबर ए। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आंसर निकल के आ रहा है आपका 5 अनुपात 9। आपका जो आंसर निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है बताओ, 5 अनुपात 9। ये बिल्कुल सिंपली अप्रोच कर रहा है, आसानी से कर रहा है, काफी इजीली बिलोंग कर रहा है। देखो तो आपका जो आंसर हो गया वो 5 अनुपात 9 हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपली ये क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है, ये बारंबारता बटन का है और इसमें बोला किसी बटन का परास 60 है तथा वर्ग अंतराल 5 है, तो वर्गों की संख्या बताइए। तो भाई परास से मतलब हाईएस्ट लिमिट है 60 तक जाना है आपको, आप वर्ग अंतराल बताने। तो अगर आप शुरुआत करो 0 से 5 से, 0 से 5 से शुरुआत करो और यहाँ शुरुआत करते हो आपको 55 से 60 तक जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, 55 से 60 तक, क्योंकि अंतिम वर्ग अंतराल होगा ये पहला वर्ग अंतराल होगा, हाँ ना, 0 से 5। इस प्रकार से अगर आप गिनने जाओ तो टोटल 12 वर्ग अंतराल आपको देखने को मिलेंगे। कंप्लीट 12 वर्ग अंतराल बन जाएंगे यहाँ पे, कितने बन जाएगा 12। तो 12 वर्ग अंतराल देखेंगे 0 से 5 से लेकर 55 से 60 तक टोटल 12 वर्ग अंतराल बनेंगे। आप बना के देखना 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 15 20 से 25, 25 से 30। इस प्रकार से अगर देखोगे आप टोटल 12 वर्ग अंतराल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं का 5 का भाग 12 में लगा के देख लीजिए, मतलब सॉरी 60 में। तो 5 का भाग 60 में दोगे तो 12 बार जाएगा, मतलब 12 वर्ग अंतराल आपका बनेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब हो गया आपका बंटन वाला। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 औसत टॉपिक से एबीसी का औसत बार, मतलब 3 संख्याएं मान सकते हो इनको आप। 3 का औसत बार 45 है, मतलब गुण योगफल करोगे तो 135 आ जाएगा, योगफल आ गया। और ए और बी का औसत बार 40 है, या 2 का औसत बार 40 है। 2 का औसत बार कितना है 40, मतलब योगफल करोगे तो ये 80 आ जाएगा। ठीक है, और 2 का औसत बार 43 है, योगफल करोगे तो 86 जाएगा। ठीक है, योगफल करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 86 हो जाएगा। तो आपसे पूछा बी का भार ज्ञात कीजिए, कंप्लीटली जो पूछा आपसे वो पूछा बी का भार ज्ञात कीजिए। तो अपन को बी का भार ज्ञात करना है। तो ये देखो ये ए और बी का योगफल है, ये बी और सी का योगफल है। कंप्लीटली इनका 4 का योगफल हो जाएगा और वो 3 का योगफल है। तो 4 के योगफल में 3 का योगफल घटाओगे तो बी का भार अपना आप आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, ये 6 और ये 16। तो 166 में से 135 घटा दो आप। जैसे 166 में 135 घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 31 वर्ष। ये आ गया आपका बी का भार, जो बिल्कुल सिंपल और काफी आसानी से अपन ने निकाल दिया। तो बी का जो वजन है, जो बी का भार है वो 31 वर्ष हो जाएगा आपका, मतलब भार है तो वर्ष में नहीं वजन में होगा। तो बी का वजन हो जाएगा आपका 31 kg। बी का वजन कितना हो जाएगा आपका 31 kg। बिल्कुल सिंपली काफी आसानी से। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपका देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 निम्न चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए, मतलब x का मान पूछा है आपसे। और x का मान ज्ञात करने के लिए इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये लाइन बनानी पड़ेगी, है ना। ये भी समांतर लाइन, अगर आप नोटिस करोगे तो इन दोनों के समांतर लाइन है, इसका बनाना जरूरी है। क्योंकि आप जानते जो समांतर रेखा को तिरक रेखा काटे विपरीत बनने वाले कोण एकांतर कोण होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये 45, ये भी 45 है, ये 30 है, कितना होगा 30 होगा। ठीक है, अब बताओ 30 और 45 कितना होगा आपका 75, ये 75 डिग्री। अब बाकी बच रहा जो कोण अपना आप आ जाएगा आपका। तो बाकी बच रहा जो कोण हो जाएगा 285 डिग्री आपका, क्योंकि 360 में से आप घटा दीजिए, 360 में 75 घटा दीजिए, तो आंसर आ जाएगा आपका 285 डिग्री। आंसर कितना आ जाएगा आपका 285 डिग्री, मतलब आंसर होगा 285 डिग्री। आंसर कितना होगा आपका 285 डिग्री, बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली। ये क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा छोटा सा। क्या कह रहा है, कितने वर्षों में 4,600 रुपये की राशि 3% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से 5,428 रुपये हो जाएगी। तो पहले देखो हो जाएगी, समय पूछा तो ये तो मिश्र धन है। अरे आपका क्या बताओ मूलधन, तो यहाँ से ब्याज निकल के आ सकता है। मिश्र धन में से मूलधन घटाओ तो कितना जो 828 रुपये, तो 828 रुपये तो ब्याज आ गया आपका। मूल राशि 4,600 रुपये है, दर आपको पता है कितनी 3% है, समय आपको पता नहीं है, 100 का भाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा। अब काटते हैं आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात ही नहीं, बिल्कुल सिंपल है।
चलो जो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है ना। अब देखो और काट दीजिए आप, 4 से 2 से काट दीजिए, 2 से काट दो 23 बार, 2 से काटो 4 दूनी 8, 1 2 2, 4 दूनी 8 है ना। अब और भी 3 से काटना चाहो 3 से काट दो आप, है ना। 3 से काट दोगे 3 से भी कट जाएगा अगर काटने की कोशिश करोगे आप। देखो चलो 3 एकम 3, 1 3 3, 2 3 3 9 है ना। फिर 2 बच गया आपका, 8 3 24, 138 बार, ठीक है। अब 23 का पार्ट आप बोलिए, 23 3 69, 23 चौक 92, 23 पंजा 115 और 23 छंग 138, तो 6 बार कट जाएगा फिर। तो टी बराबर आ जाएगा आपका 6 ईयर्स, कंप्लीट कटेगा पूरा पूरा 6 बार। तो ये 6 वर्ष आ जाएगा टी बराबर। समय पूछा है आपसे, तो समय कितना आ जाएगा आपका 6 वर्ष। ये बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से डिनोट कर दिया, मतलब आंसर हो गया आपका 6 वर्ष, बिल्कुल सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो करने का था का क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है। इस प्रकार का प्रश्न जब भी कभी एग्जाम में आपको दिखाई दे तो आपको पहले आधार बराबर करने पड़ेंगे। तो आधार आप बराबर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ 2 सबसे छोटा आधार है, इससे छोटा तो कर ही नहीं सकते, इसको तोड़ सकते हैं आप। इसको 2 की पावर 4 लिख दो, 16 2 की पावर 4 होता है, ये 0.16 ऐसा कैसा ही है, और ये 2 की पावर 0.36, इसको चेंज नहीं कर रहे हम। आप 4 को 16 से गुणा करो तो 64 हो जाएगा, तो ये 2.60 और 2.36 आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो गाते जुड़ जाएगी भी। तो गाते जब जोड़ने जाओगे तो 1.00 हो जाएगा। किसी के ऊपर एक गात लगे तो उसका मतलब क्या होता है, 2 ही होता है इससे। तो आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का 2। ये बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसान से कर दिया भाई। ये क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब है बिल्कुल सिंपली, यहाँ पर आधार बराबर करना पड़ा और आधार बराबर करते ही आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको नोटिस कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 9 भी। ये क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज से है, बहुत प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। क्लियर बोला, 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो रही है भी। ये बोला कि 8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर प्रतिशत क्या है 3 वर्ष में 8 गुनी। तो मिश्रण का सूत्र लगाना पड़ेगा भैया। मान लीजिए मूलधन पी है और 8 गुनी होकर कितना हो जाएगा 8p, तो मिश्रण तो हो जाएगा भी आपका 8p। मूलधन आपका p, मिश्रण का सूत्र लगा रहा 1 प्लस r, पता नहीं है आपका r, मान लीजिए r ज्ञात करना है, समय 3 वर्ष। ये मिश्रण का सूत्र हो गया। मिश्रण बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। ये मिश्रण का सूत्र हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज में। p से p कट गया और 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं। ये लिखना जरूरी है क्योंकि काटने के लिए दोनों साइड गाते बराबर है तो गाते कट जाती है भी। दोनों साइड गाते बराबर है, गाते कट गए। ये 1 उधर जाएगा, 2 में से माइनस हो जाएगा, 1 बचेगा। 1 बराबर r बटा 100, ये तो 100 उधर चला जाएगा तो r बराबर हो जाएगा आपका 100%। r बराबर क्या हो जाएगा आपका 100%, मतलब 100% हो जाएगा। ये मतलब r का जो मान होगा आपका वो कितना हो जाएगा बताओ 100% होगा। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। तो r का मान जो होगा वो होगा आपका 100%। ये अपन कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। तो क्वेश्चन 9 के अंदर जो पॉसिबिलिटी है वो अपन देखने को मिली है। 9 के बाद आगे अगर हम बात करें आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देखो सुनो। एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तब रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कुल लंबाई के लिए रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को लेते हैं भी। तो पहली कंडीशन में देखो ट्रेन की चाल, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई और बटा कितना समय, तो ये होगा दूरी बटा चाल, पहली के हिसाब से चाल। फिर होगा रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई और बटा समय 15 सेकंड। तो यहाँ से रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपली। अब काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलो 3 से काटो 5 बार और 3 से काटो 6 बार। 5 से इधर कैसे गुणा कर दीजिए और 6 से इधर गुणा कर दीजिए, आंसर अपना आ जाएगा। चलो गुणा करते हैं 5L, 5 से गुणा करो, 5 दूनी 10, हासिल 2, हासिल 1, 6 पंजा 30 और 1 31, हासिल 3 और ये हो जाएगा 810। अब इधर गुणा करो 6L, 12 छंग 72, तो ये हो जाएगा आपका 720। ठीक है, तो क्या करोगे 720 उधर जगह माइनस का हो जाएगा और 5L इधर के माइनस का हो जाएगा। तो L बराबर कितना हो जाएगा आपका 90। L बराबर कितना आ जाएगा आपका 90। L की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 90 आ रही है, मतलब रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 90 मीटर आ जाएगी। रेलगाड़ी की जो लंबाई आ रही है आपकी वो कितनी आ रही है 90 मीटर्स। मतलब ये रेलगाड़ी की लंबाई है आपकी, जो अपन ने इस तरीके से निकाली, क्योंकि ट्रेन की चाल है और ये भी ट्रेन की चाल है। और दोनों प्लेटफॉर्म को ट्रेन की चाल को पार करने में, मतलब ट्रेन को पार करने में दोनों प्लेटफॉर्म को बराबर ही देखो पॉसिबिलिटी एक ही चाल से पार कर रही है। तो 40 कंडीशन में अपन ने बराबर कर दिया आपके सामने। ये क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब हो गया।
क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अगला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका लाभ आने टॉपिक से, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है, तो मान लीजिए क्रय मूल्य x है और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 हो गया। अब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो, लाभ आ जाता है भैया। तो आप क्या करोगे, लाभ निकालने के लिए 4x बटा इसमें से घटा दो, तो नीचे ला से ले लो 3 को इधर गुणा करो 3x में से 4x गया तो x, तो x/3 क्या आ गया आपका, लाभ आ गया। देखो अब आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है, निकाल सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य कितना आपका x, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, ये x से x कट जाएगा, ये बचेगा मात्र 100/3 लाभ प्रतिशत। और 100/3 का मतलब होता है 33 से 1/3%। तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा आपका 33 से 1/3%। ये बिल्कुल सिंपली डिनोट किया, आसानी से कर दिया और काफ़ी इजीली अप्रोच हो गया भी। ये क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब आपको देखने को मिला है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपको, देखो सुनिए। ये सेक ए का मान निकाल लो यहाँ से। सेक ए का मान होगा भाई 5/4। जैसे कोस ए होता है वैसे सेक ए होता है। कोस ए का क्या होता है बेटा, कोस ए की बात करें तो कोस ए आधार बटा कर्ण होता है, तो ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो कर्ण तो ये हो जाएगा आपका और ये आपका आधार हो जाएगा। अगर एक कर्ण और आधार हो गया तो लंब कितना आ जाएगा आपका, लंब 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 4 5 का जोड़ा होता है बिल्कुल सिंपली। अब यहाँ पर मान रख देंगे tan थीटा का। tan क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है 3, आधार कितना है आपका 4, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। कैलकुलेट करते ही आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। ये 3/4 ऐसा कैसा है आपका, ये 1 प्लस 9/16, इसको सोल्व करेंगे अपन। और ऊपर वाले को अभी चेंज नहीं करें, ऊपर वाला सेम रख रहे हैं। ये 16 ऐसा कैसा है, 16 1 16, 16 और 9 कितना होगा 25। अभी नीचे वाले बिन जब ऊपर जाएगी तो पलटा मार जाएगी भैया, तो उल्टी हो जाएगी उससे मतलब। इसको उल्टा कर देंगे 16/25। अब 4 1 4, 4 4 16 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा, तो 12/25 आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही। इसका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो होगा 12/25। इस क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन नंबर 12 का, जो कि ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से लिया गया था। तो ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल सिंपल वेरिएंट है और काफ़ी इजीली अपन ने करके दिया। ठीक है, ये हो गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13 समय और कार्य से अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो क्या दे रखी है। देखो, ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं। अगर ए और बी मिले, ए और बी काम करें तो काम को 72 दिनों में कर सकते हैं भी। आगे बोला बी और सी मिलकर उस काम को 120 दिनों में कर सकते हैं, तो बी और सी मिले थे 120 दिन में कर सकते हैं भी। फिर बोला ए और सी मिलकर उस काम को, ए और सी बोलो या सी और ए बोलो, बात है कि उस काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, मतलब ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ऐसा आपसे पूछा है। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे वो निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो इन सबका लसाअ लेना पड़ेगा, इनका सबका लसाअ निकालना पड़ेगा। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे वो कंडीशन आ जाएगी आपके सामने। लसाअ को 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि इनको जोड़ेंगे, 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी आएगा। तो पहले इनका लसाअ ले लेंगे, ए संख्या बताएंगे जिसमें सबका भाग चला जाए, तो 360 में चला जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने 360 लसाअ ले लिया, ये लो 72 का भाग देंगे, 72 144 हो जाएगा, 288 हो जाएगा 4 बार में, और 5 बार में हो जाएगा। हाँ, तो 6 बार करके देख लेते हैं, है ना। तो देखो 5 बार 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, है ना, 0 1 हो जाएगा, 7 36, तो 5 बार जा रहा है पूरा। तो 5 बार किसका जा रहा है, इसका 3 बार जा रहा है और इसका 4 बार जा रहा है। ठीक है, तो टोटल हो गया आपका ये कार्य क्षमताएं, कंप्लीट कार्य क्षमताएं हो गई। और जब यहाँ पर आपका 2 बार आ रहा है सारे, लसाअ को 2 से गुणा करना मत भूलना। ठीक है, 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा, और इन तीनों को जोड़ दे 12 आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, 12 1 12, अब 12 3 36, 30 बार, और 30 दूनी हो गया 60। तीनों मिलकर उस काम कितने दिन में कर रहे हैं बताओ, 60 दिन में। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 60 दिन में कर रहे हैं, कंप्लीट लिया गया। अब देखो तीनों मिलकर 60 दिन में कर रहे हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी 60 दिन में कर पा रहे हैं। और आपसे किसका पूछा था, ए अकेला, मतलब ए अकेला पूछा, बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 120 दिन में। ये लो, अब आप निकाल सकते हैं यहाँ से ए अकेले का, क्योंकि इनका निकाल दे अपना आप आ जाएगा, लसाअ आ जाएगा 120 इसका। 60 का भाग दो कितनी बार आएगा, 2 बार, ये 1 बार। अब आपको निकालना है ए बी सी में से बी सी घटाओ ए आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 120 दिन। बिल्कुल सिंपल है, तो एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा आपका 120 दिन।
करेक्टली आंसर क्या होगा 120 दिन। डबल स्टेप में क्वेश्चन होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत प्यारा है और मजेदार है, और अपने वाले तरीके से करोगे आप एलसीएम मेथड से तो काफ़ी जल्दी कर पाओगे और काफ़ी कम समय में कर पाओगे। अगर आप एनसीईआरटी वाले तरीके से करोगे तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा और दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है टाइम लगने के हिसाब से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 था आपका। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इसको गौर से देखो भी, ये क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखो सुनो आपका। दो आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा पर और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा पर है। एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा पर और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा पर। पहले वाला दूसरे वाला आधा जल्दी पहुंच जाता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहला वाला दूसरे वाले से आधा जल्दी पहुंच जाता है। अब आधी दूरी जल्दी चल लेता है, मतलब ये कहता है आधा जल्दी पहुंच जाता है। दो आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं, अब पता नहीं कितनी दूरी तय करेंगे, देखो है ना, आधा जल्दी चल लेते हैं, तो एग्जैक्टली पता नहीं कि आधा कितना चलेंगे, और वो कह सकते हैं हम आपके सामने, देखो सुनो। तो दो आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा पर है ना, ये चल रहा है। एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू की, मतलब एक जगह से शुरू किए। पहले वाला दूसरे से आधा जल्दी पहुंच जाता है ना, दूसरे से आधा जल्दी पहुंच जाता है। अब आधा जल्दी पहुंच जाता है मतलब उनके बीच में जो दूरी है अगर बात करें तो आधा जल्दी पहुंच रहा है, मतलब जैसे डिस्टेंस है, मान लो पूरी डिस्टेंस x है, तो आधा जल्दी पहुंच जाता है मतलब x/2 दूरी तय कर लेता है जब तक दूसरा वाला चलता है। तो समय जब वो मिलेंगे वो समय निकाल लेते हैं, समय बराबर दूरी बटा चालों का अंतर, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो दूरी मान लेते हैं x/2 और चालों का जो अंतर आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है बताओ। अंतर देखो, दोनों का अंतर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा भाग लगाओ तो आ जाएगा x/2 घंटे, ये समय आ गया। अब आप अगर दूरी निकालना चाहो, देखो दूरी निकाल तो दूरी बराबर 4 इंटू समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है आपका 4 इंटू समय, तो समय तो अपन ने निकाल ही दिया, क्योंकि आधा मान लो तो 1/2 मान सकते हो, तो 4 इंटू समय। तो चाल तो जिसकी अपन काम में लेंगे, जिसको पीछा कर रहा होगा उसी के काम में लेते हैं अपन, ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर वेरिएंट बात करें अपन तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा वाले की लेते हैं। अगर इसकी चाल काम में लेते हैं तो उसकी चाल काम में ले सकते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी निकाल सकते हैं अपन, है ना। दूरी बराबर 4 इंटू समय, ये लो, तो 4 इंटू समय, समय कितना 1/2 मान लीजिए आप, है ना, आधा समय लग रहा है। आधी दूरी के लिए इसको आधा समय लग जाएगा, तो 2 किलोमीटर की दूरी चल लेगा। कितने किलोमीटर दूर चलेगा 2 किलोमीटर की। तो देखो इस प्रकार डिस्टेंस जो क्रिएटिव डिस्टेंस है वो दे नहीं रखी है, देखो इसलिए पॉसिबल है कि आप ऐसा कर सकते हैं आपके सामने, ठीक है। तो आधा का मतलब आधा चल रहा है और कुछ भी नहीं, आधा पहुंच जाता है, तो एग्जैक्ट फिक्स किया नहीं कि आधा कितना है, इस वजह से अपन ने ऐसा किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 15 है, गौर से देखिए। एक नाव दारक दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटों में तय करता है, जबकि दारक दिशा में उसी दूरी को तय करने में उसे 4 घंटे लेता है। तो स्थिर नाव पानी में नाव की गति क्या है, मतलब नाव की चाल पूछे भी। दारक दिशा में 16 किलोमीटर जा रहे में 2 घंटे तय करता है, जबकि दारक दिशा में उसी दूरी को तय करने में उसे 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो आपको पता है दारक दिशा में चाल निकाल लेते हैं पहले, है ना। ये चाल होती है दूरी बटा समय, मतलब 8। दारक दिशा में चाल निकालते, दूरी वही है, दूरी तो वही है और समय दे रखा है 4 घंटे, ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है। अब कहाँ से नाव की गति पूछिए आपसे, तो नाव की गति क्या होती है आपकी x + y/2, मतलब 8 + 4/2, तो हो जाएगा 12/2, और 12/2 का मतलब क्या होता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ गई स्थिर पानी में नाव की गति। स्थिर पानी में नाव की गति हो जाएगी आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा क्वेश्चन है, नाव और धाराओं का पुटअप क्वेश्चन है जो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से अपन ले लिया। अब आ जाते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 989 और 1327 को भाग देने पर क्रम से 5 और 7 शेष रहते हैं। तो देखो, तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आए तो दी गई संख्याओं को, शेषफलों को दी गई संख्या में से घटाकर उनका मासा निकाल देते हैं भी। तो पहली वाले में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा 984 बचेगा भी, इसमें 7 घटाओ ये 1320 बचेगा भी। अब इनका मासा निकाल देंगे, वो बड़ी से बड़ी संख्या अपना आप आ जाएगी। तो मासा निकालने की सेकंड विधि जो है, सबसे बड़ी संख्या में उससे छोटी संख्या का भाग लगा दो, 984 का भाग लगा दो, एक बार जाएगा 984 का भाग चला जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। और आगे आप घटा दो, 10 में से 4 गया कितना आ जाएगा 6, 11 3 आ जाएगा, 12 336, ये 984 से का सही। अब आप 2 बार दे से 3 बार दोगे तो ज़्यादा हो जाएगा शायद, है ना। तो 2 बार दे दीजिए आप, 2 से गुणा करो, 6 दूनी 12 हासिल 1, 7 और 3 दूनी 6। अब घटा दीजिए, वापस घट जाएगा, घटता जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 312 आ गया, ठीक है।
अब 312 आने के बाद देखो आप 336 लिख दिया अपन ने, ये लो, एक बार जाएगा, एक बार दे दिया 312, ये लो। अब कितना बच गया, 312 देने के बाद 4 और 2 24 बच गया, बच गया 24। अब 312 में 24 का भाग दो, तो 312 में 24 का भाग दो, 24 एकम 24, एक बार जाएगा पूरा, है ना। फिर कितना बचा आपका, 24 एकम 24, एक बार चल गया, कितना बच गया आपका, देखो 6 7, 24 72, 13 बार पूरी बार चला जाएगा बेभाग। अगर आगे भी आप भाग नहीं देना चाहो तो 13 बार पूरी बार चला जाएगा, मतलब अंतिम भाजक मासा कहलाता है। तो अंतिम भाजक क्या आ जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। इक्वेशन करने का ये भी तरीका है, और चाहो तो भाग लगा के वैसे भी कर सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 24, आपका आंसर क्या आ जाएगा 24। तो बिल्कुल वह बड़ी से बड़ी संख्या 24 है, जिसका भाग 989 में देने पर 5 शेष बचेगा और 1327 में देने पर 7 शेष बचेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है और काफ़ी इजीली अपन ने डिनोट करते हैं। अब सरल करो, सरलीकरण का क्वेश्चन आपका सरली करना पड़ेगा। पहले छोटा कोष्टक सोल्व करना पड़ेगा भैया। तो चलो पहले सबसे पहले छोटा कोष्टक करते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। ये 0.9 ऐसा कैसा है, मंजिला कोष्टक ऐसा कैसा है, 2.3 ऐसा कैसा है, 3.2 भी ऐसा कैसा है, माइनस। अब देखो इसको जब सोल्व करेंगे तो पहले ये सोल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8, तो 8.9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 8.9। अब 8.9 घटेगा 7.1 में से, लेकिन जो आंसर आएगा वो माइनस का आएगा। देखो कहाँ का आएगा बताओ, माइनस का, क्योंकि देखो ये संख्या बड़ी 8.9, तो 8.9 में से ये घटाओ आप, कितना आ जाएगा आपका 1.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.8 आ जाएगा ये। ठीक है, अब 1.8 जो आया वो कहाँ का है, माइनस का। तो ये माइनस का 1.8 पूरे में से निकल के आया ही, तो पूरे में से निकल का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो जाएगा और ये 1.8 हो जाएगा मंजिले कोष्टक के अंदर, ये बंद हो गया। अब मंजिले कोष्टक को सोल्व कर देंगे अपन। ये 0.9 ऐसा कैसा है, अब मंजिले कोष्टक को सोल्व करो, प्लस वाली संख्या जोड़ दो पहले। तो प्लस वाली ये दोनों संख्या इनको जोड़ देते हैं। इनको जोड़ने के बाद देखो 8 3 11, हासिल 1 होगा, हासिल 1 होगा तो ये कितना 4.1 आ गया। अब 4.1 में से 3.2 घटा दो तो 0.9 आ रहा है माइनस का, ये आ गया 0.9 आपका। ठीक है, तो 0.9 अपन ने लिख दिया और 0.9 में से 0.9 गया तो क्या आ जाएगा आपका 0। तो एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का जवाब आपको देखने को मिल रहा है वो 0 बे, जो काफी आसानी से सरलीकृत कर दिया अपन ने। बोर्ड मास नियम को काम में लेना भी, पहले छोटा कोष्टक फिर मंजिला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक, इस प्रकार से अगर आप सोल्व करते हैं तो काफी इजीली काफी आसानी से कर पाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब था भैया। आगे 18 नंबर में क्या कह रहा है, देखो सुनो। 2 वर्गों का परिमाप 40 सेंटीमीटर और आपको दे रखा है 32 सेंटीमीटर है। उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर है। ठीक है, वो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर है। ठीक है, इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर है। तो बताओ पहले वर्ग का परिमाप कितना दे रखा है आपको, पहले वर्ग का परिमाप दे रखा है भैया आपको 40 सेंटीमीटर, वेरी गुड। और दूसरे वर्ग का परिमाप कितना दे रखा है आपको 32 सेंटीमीटर। अब कर दो आप, यहाँ से इसकी भुजा निकाल दो और भुजा निकालने के लिए किसका भाग लगाओगे 4 का, तो भुजा निकालने के लिए 4 का भाग लगा दिया 10 आ गया। अब यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकाल दो, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर 100 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, भुजा निकाल दो इसकी, 4 का भाग दो 8 आ जाएगा और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 64 हो जाएगा। अब क्या बोला, तीसरे का जो क्षेत्रफल है इन दोनों के अंतर के बराबर है। तीसरे का जो क्षेत्रफल है इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। ठीक है, और उसका परिमाप आपको ज्ञात करना। तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आ रहा है 36, ये तीसरे के बराबर हो गया। तो तीसरे वर्ग की जब भुजा हो जाएगी, वर्गमूल निकालेंगे कितने जगह 6, तो परिमाप कितना हो जाएगा आपको, परिमाप भी निकाल सकते हैं, 6 को 3 से गुणा कर दो तो परिमाप हो जाएगा। देखो है ना आपका, क्योंकि आपको भुजा जो आ रही है वो वर्गमूल निकालते कितने की भुजा 6 आ गए। और आप जानते हैं जो वर्ग का परिमाप होता है वो कितना होता है 3 इंटू भुजा होता है। वर्ग का जो परिमाप होता है वो कितना होता है आपका 3 इंटू भुजा। ठीक है, अपन क्लियरली वही बात कर रहे हैं, अंतर दे रखा है तो उस हिसाब से बात कर रहे हैं। 3 इंटू भुजा तो ये आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। ये आंसर होगा, बिल्कुल सिंपल और आसानी से अपन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो 36 आ रहा है। 36 का जो वर्गमूल होगा वो आगा 6 आपका, और 6 परिमाप जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36, तो एग्जैक्ट 6 3 18 हो जाएगा मतलब। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो परिमाप कितना होना चाहिए आपका 18 होना चाहिए, तो 3 से गुणा होगा उस प्रकार से, वो 3a परिमाप होता है। ये अपन कर सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब हो गया। 18 के बाद अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसमें आप 2 कॉमन ले सकते हैं। एलजेब्रा क्वेश्चन है, तो जैसे बाहर निकालोगे x प्लस 1/x बराबर 1 हो जाएगा। 2 को नीचे घुमा दो, x प्लस 1/x का मान 1/2 हो गया। अब देखो इससे ये बनाने के लिए आपको पता होगा एक वेरिएंट काम में लिया जाता है, संख्या का क्यूब -3 इंटू संख्या, इसको इस्तेमाल किया जाता है।
और इसको इस्तेमाल करते हैं आपका आंसर आ जाएगा। संख्या क्यूब संख्या कितनी 1/2, 1/2 का क्यूब -3 इंटू 1/2, ठीक है, ये 1/8 हो जाएगा और ये 3/2 हो गया। इसको कैलकुलेट कर दें, 8 लसे ले लो, 1 - 4 4 3 12, तो -11/8। एग्जैक्टली आंसर जो आपका निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका -11/8। आंसर क्या हो गया आपका -11/8। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब हो गया भैया -11/8, जो काफी सिंपली और काफी आसानी से डिनोट कर दिया आपने, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है तब इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठफल 600 वर्ग मीटर है, तो आप जानते हैं संपूर्ण पृष्ठफल कितना होता है 6a² और ये 600 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, तो 6 से 6 काट सकते हो आप, तो a² बराबर 100 हो जाएगा और a बराबर हो जाएगा आपका 10। अब आपसे क्या पूछा, विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण होता है आप अच्छी तरह जानते हैं, भुजा को √2 से गुणा कर दो, है ना, भुजा को अगर जैसे √2 से गुणा करोगे विकर्ण आ जाता है, तो भुजा को मैंने √2 से गुणा कर दिया, आपका विकर्ण निकल के आ गया। तो ये हो गया घन का विकर्ण, सॉरी भुजा को √3 से गुणा करते, √2 से √3 से गुणा करते, भुजा को √2 से गुणा, वर्ग हो तो √2 से गुणा करते और अगर घन हो तो √3 से गुणा करते, तो आपका आंसर आ जाएगा 10√3, ठीक है। तो भुजा को √3 से गुणा कर देंगे तो आपका ये विकर्ण आ जाएगा घन का, आयतन है इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ये देखिए आप 1369 का वर्गमूल आपको पता होना चाहिए, और 1369 का वर्गमूल अगर आपको पता है तो क्वेश्चन कर सकते हो। चलो मान लीजिए इसका वर्गमूल दिख भी रहा है कि 37 के आसपास 37 है, और निकाल भी सकते हो आप, तो ये 37 है, दशमलव देखना है आपको कितने को 2 के आगे, तो 1 के आगे निकलेगा तो 3.7 लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ 4 के आगे तो 37 तो लिखा है, इसे 4 से 2 के आगे निकलेगा तो यहाँ लगाना पड़ेगा आपको एग्जैक्टली। और अगर यहाँ दशमलव दे रखा है 6 के आगे तो 3 के आगे निकल के आएगा भी 37 तो आएगा, ऐसे 0.0 इस प्रकार से लोगे, बस इनको जोड़ना ही इंपॉर्टेंट है। ये 3.7 लिख दिया, दशमलव के सामने दशमलव लिखना है 37 और 0.037, ठीक है। इस 7 ऐसे कैसे 7 और 3 10 का 0 हासिल है, 10 रे कितना होगा 11 हासिल है, ये होगा 4.107। आंसर कितना हो जाएगा आपका 4.107, तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा देखो आपका, क्योंकि देखो यहाँ पॉइंट दे रखा था आपका, अगर यहाँ पॉइंट नहीं देता तब जाके अपन ये 37 पॉइंट समथिंग आंसर बन पाता आपका, तब जाके पॉसिबिलिटी बन पाती है आपकी, जबकि यहाँ पर तो ये दे रखा है, तो फिर इस हिसाब से मैं आंसर निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट यहाँ दे रखा है आपको, तो एग्जैक्टली फिर आंसर ये होगा, और ऑप्शन में मुझे दे रखी है वो संख्या गलत है फिर, ठीक है ना, वो सारे ऑप्शन की पॉसिबिलिटी ऐसी है, आंसर एग्जैक्टली ये आएगा, है ना, सिंपल बात है। ये क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 के बाद अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 22 से एक टेबल बना के दे रखी है आप, क्वेश्चन नंबर 22 में, ये 22 है, किसी वर्ष में सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का उत्पादन 2005-2007 अवधि में वार्षिक उत्पादन के बराबर था। तो देखो, तो अगर हम बात करें आपके सामने ये बोला किस वर्ष में सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का उत्पादन, सभी फैक्ट्रियों को स्कूटरों का उत्पादन, तो सभी फैक्ट्रियों को उत्पादन नीचे दे रखा है आपको, टोटल योग दे रखा है आपको, किस वर्ष में सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का उत्पादन 2005 से 2009 की समय अवधि में हुए औसत वार्षिक उत्पादन के बराबर था। तो 2005 से 2009 की समय अवधि के बराबर था, तो देखो औसत था, तो किस वर्ष में, वर्ष पूछा है देखो, तो वर्ष पूछा है तो वर्ष ही निकालना पड़ेगा, किस वर्ष में सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का उत्पादन 2005 से 2009 की समय अवधि में हुए औसत वार्षिक उत्पादन के बराबर था, ठीक है। तो देखो 2005 का निकाल लेते हैं पहले औसत, क्योंकि टोटल कितना है 5, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, तो पहले अपन 2005 का निकालते हैं, जिसका इसके बराबर आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल सिंपल है। तो चलो निकालते हैं, कितना हो जाएगा आपका 30, फिर 50 और 50 का 90, 115, तो 100 योग तो नीचे दे रखा है तो आपको दिक्कत ही नहीं है, योग करने की जरूरत नहीं है। 115 में 5 का भाग लगा दीजिए, तो 5 का भाग लगाओ, 2 पंजे 10 और 3 पंजे 15, 23 का औसत आ रहा है, 2005 में 23 का औसत आ रहा है। और अगर हम बात करें आपके सामने इसकी 2006 की, 2006 का योग कितना दे रखा है 108, इसमें 5 का भाग लगा दीजिए, 2 पंजे 10 और 1 पंजे 5 और 6 पंजे 30, 21.6 का औसत आ रहा है। 2007 की बात करें, ऐसे 2007 की निकाल दो औसत, है ना, सन की बात करें 2007 की, क्योंकि 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन चेक करेंगे, तो 2007 की बात कर लें, 149 है, 5 का भाग लगा दो, 2 पंजे 10, कितना बचेगा 4, और 9 पंजे 45 और 8 पंजे 40, फिर आप 2008 का भी निकाल दीजिए, 2008 का निकालोगे तो कितना होगा आपका, देखिए 102 दे रखा है,
102 में 5 के बाद 2 पंजे 10 है ना, 0 4 पंजे 20, 20.4 समथिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आपका दो जो ऑप्शन दे रखे हैं 2005, 2006, 2007 और 2008। अब क्या बोल रहा है कि में सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का उत्पादन 2005 से लेकर 2009 तक का, 2005 से 2009 तक सभी फैक्ट्रियों का उत्पादन 2005 से 2009 तक की समाधि हुई औसत वार्षिक उत्पादन के बराबर था। अब इनका औसत भी निकाल सकते हैं अपन, जो योग है आपका, इनका उत्पादन औसत निकालेंगे और वो किसके बराबर आएगा वो बताना है आपको। देखो तो 2005 से 2009 की अवधि के दौरान है ना, तो ये टोटल दे रखा है आपको योग, इनका 5 का भाग लगाना, तरीका ये इस्तेमाल करना है। देखिए तो यहाँ पर देखो 3, 12, 20 और 25 का 5 हासिल कितना हो जाएगा आपका 2, 6 हो जाएगा, 6 रे कितना होगा 7 है ना। अब कितना होगा आपका 3, 5 हो जाएगा 575, 5 का भाग लगा देंगे अपन। तो ये देखो क्या संख्याएं जो है आपके सामने वो वेरिएंट है देखो, और किसका बराबर है वो आपको देखना है। आपको योग के हिसाब से है तो लगभग उसके हिसाब से अपन देखना है आपको। तो 5 का भाग लगाइए, 1 पंजे 5 है ना, क्योंकि उसकी बराबर लगभग इसका औसतन इसके बराबर आना चाहिए, दे भी रखा है देखो 1 पंजे 5 और फिर बच गया 2, 5 पंजे 25, लगभग 115 का जा रहा है। और लगभग 5 फैक्टरियाँ देखो वार्षिक चाहिए मुझे, तो 5 फैक्टरियाँ चाहिए, तो ऐसी संख्या लगभग जिसका लगभग 5 बार भाग पूरी बार भाग चला जाए वो आपको देखना है। तो अगर मान लो 21 का पाड़ा बोले 21 पंजे 105 होता है, नहीं जा रहा है। 23 का पाड़ा 23 दूनी 23 को 23 92 में 23 पंजे 115, तो लगभग 23 का आसपास जा रहा है, 23 पंजे 115 के आसपास हो रहा है देखो। तो ये समझो कि ये लगभग जा रहा है आपका। तो 2005 का जो होगा वो औसतन इसके बराबर होगा देखो, है ना। 2005 का जो होगा वो इसके बराबर होगा, 115 उसका था, 115 वैसे दिख भी रहा था। तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं, इतना नहीं इसमें सोल्व करो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23 है, छोटा सा क्वेश्चन है वैसे कहने में तो, और ये जो क्वेश्चन है वापस प्रोबेबिलिटी टॉपिक से है। एक पर्स में 5 चांदी की और 2 सोने के सिक्के हैं, ठीक है, 5 तो चांदी के हैं और 2 सोने के सिक्के हैं। एक दूसरे पर्स में 4 चांदी के और 2 पर्स है मेरे पास, एक तो P1 पर्स और ये P2 पर्स, 2 पर्स है मेरे पास, ठीक है। अब देखो आपके सामने सिक्के हैं, किसी एक पर्स में से एक सिक्का निकाला गया, किसी चांदी का सिक्का होने की प्रायिकता बताइए। एक सिक्का निकाला, दोनों पर्स में से एक सिक्का निकाल रहे, तो चांदी का सिक्का होने की प्रायिकता बताइए। अच्छा ये बताओ, पहले वाला जो पर्स है उसमें टोटल सिक्के कितने हैं आपके? 7। कितने सिक्के हैं? 7। तो चांदी का सिक्के आने के चांस क्या है? चांदी के सिक्के कितने हैं? 5। तो 7 में से 5 आने के जो चांस है वो 5/7 है, चांदी का सिक्का आने का चांस है। इसके बाद किसी ने कहा कि सर दूसरे वाले पर्स में से, तो दूसरे वाले पर्स में चांदी के कितने? 4 और टोटल सिक्के कितने? 7। तो ये चांदी का आने के चांस कितने हैं? 4/7। अब वो बोला कि पूरा ही चांदी का सिक्का आने के चांस, तो दोनों गुणा कर दो तो कंप्लीट प्रायिकता हो जाएगी। तो 5 चौक कितना होगा? 20 और 7 सत्ते 49। तो चांदी का सिक्का आने के जो चांस है आपके वो 20/49 होंगे, बिल्कुल सिंपल, काफी इजीली। तो चांदी का सिक्का आएगा, उसके जो चांस है वो 20/49 चांस है, दोनों पर्सों में से निकाल लेता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद अगला क्वेश्चन है आपका इकाई अंक ज्ञात करना है, और ये नंबर्स टॉपिक से भी है। तो आपको करना क्या है, इकाई का 0 1 हो तो वो 1 ही आ जाता है, तो इसका इकाई का अंक तो 1 ही होगा आपका। इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, 4 का भाग दो, 4 3 12, 8 चौक 32, तो 1 बच रहा है, तो 7 की पावर 1 होगा ये। तो 7 की पावर 1 का मतलब कितना होता है? 7। तो बताओ इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 7। तो जब भी कभी इकाई का अंक वाला क्वेश्चन आए तो करना क्या है आपको, जिन संख्या को इकाई का अंक 0 1 5 6 हो उनका इकाई का अंक तो खुद ही आ जाता है जैसे इसका आया है, और जिनमें ऐसा नहीं है उनमें पहले घात में 4 का भाग लगा के शेषफल निकालो और उस शेषफल को इकाई का अंक की घात बढ़ाओ, जैसे यहाँ बनाए अपन। तो एग्जैक्टली आंसर आ गया आपका 7, बिल्कुल सिंपली, काफी कम समय में। तो ये हो गया इकाई का अंक ज्ञात करने का। अगला क्वेश्चन है आपका भिन्न टॉपिक से है, बिल्कुल सिंपल सा, दशमलव भिन्न पे है, इसको डायरेक्टली अप्रोच करने वाले हैं अपन, और अपन कर सकते हैं। देखो कुछ संख्याएं वेरिएंट है, बड़ी है, तो फिर इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो आगे दशमलव के आगे जो संख्या होती है वो सारी प्लस में होती है भी। तो पहले तो एक काम करें, सबको जोड़ के अलग कर देते हैं। 4 और 3 कितना होता है आपका? 7। हाँ ना, 0 है तो 0 जोड़ने को 7 हो गया, और पॉइंट का मतलब हो गया आपका प्लस। अब आगे तो मैं लिख ही दूंगा 47/99, 53/99, बार हट गए 2 अंकों के आगे से, तो 2 बार 9 आएगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। ये 7 तो ऐसा कैसा ही है, 99 भी ऐसा कैसा ही रहेगा। ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 100, तो 108 हो गया, ठीक है। तो और आगे सोल्व कर देते हैं अपन। 7 ऐसे कैसे रखो, 99 कम 99, और ऊपर कितना बचेगा? अगर आप डायरेक्ट जोड़ देते हैं ना भैया, तो 1 का अंतर आ जाता है, गलत हो जाता है। देखो अरे तो डायरेक्ट नहीं जोड़ रहे हैं अपन, यहाँ 9 बचने की जगह कुछ और बच जाएगा, 99 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 जो है ना ये प्लस में ही है, आगे जाकर जोड़ दो बोले यहाँ
अब इसको आगे जोड़ दो आप, आगे जोड़ते 8 हो जाएगा, प्लस का मतलब पॉइंट हो जाएगा, और 9/99 हो गया। तो 9/99 मतलब बार लग जाएगा 2 अंकों के आगे, तो इस प्रकार होगा 8.09 बार, 8.09 बार। जैसे देखो 8.09 बार एग्जैक्ट आंसर होगा आपका इसका। देखो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है ना, ये देखो आप 8.08 बार, ये गलत है, हाँ याद रखेगा। क्योंकि देखो जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट सोल्व कर दोगे, डायरेक्ट जोड़ घटाव कर दोगे, तो फिर इसका आंसर 8.808 बार ही आएगा। हाँ, तो वो नहीं करना है अपन को, तो एग्जैक्टली पूरा सोल्व करना है। यहाँ पर देखिए आपका 9 बच रहा है, भाग लगाने के बाद 9 शेषफल बच रहा है, और वहां पर डायरेक्ट जोड़ दिया जिसका 8 आ जाएगा वो। इसलिए एक बात का याद रखना का आंसर जो है ये 100% ये वाला सही है, 8.09 बार, ये पॉसिबल इवेंट है। ऐसे करना, हल्का सा टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट जोड़ दिया आपने तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है। तो कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। ये थे आपके 25 क्वेश्चन जो थे आपके कंप्लीटली आपके जो ग्रुप डी का पेपर होना उस पैटर्न पे थे, बिल्कुल सिंपली। अगर वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, अपने और दोस्तों को बताओ ताकि इसी पर बेहतरीन क्लास एंड ब्राउजर आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।